नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ और आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स। दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक और मार्केट के एक्सपर्ट को लेकर आए हैं। आज हम जीएसटी की उन मैटर्स पर बात करने वाले हैं जिनको लेकर के इंडस्ट्री को परेशानियां हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बजट 2022 में उन सभी मुद्दों पर सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाली है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री से जीएसटी के एक्सपर्ट सीए चित्रेश गुप्ता जी, जो एनआईआरसी और सीआईआरसी में जीएसटी के वेरियस सेमिनार्स पर स्पीकिंग करते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे जीएसटी के उन मुद्दों पर जिनमें लोगों को परेशानी हो रही है, इंडस्ट्री डिफिकल्टी फेस कर रही है। तो सर नमस्कार। नमस्कार हरीश जी। तो सर, सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर के, जीएसटी को लेकर के इंडस्ट्री क्या सोचती है? हरीश जी, अगर हम बेसिक मॉडल जीएसटी लॉ का देखें तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, हर महीने जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग वेरियस चेंजेस आर मेड इन जीएसटी लॉ। तो जो चेंजेस होते हैं रिलेटेड टू रूल्स और द चेंजेस विच कैन बी ब्रॉट बाय वेरियस नोटिफिकेशन, वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जो हम कहते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट जीएसटी में चेंजेस हो रहे हैं। जी। जो चेंजेस होते हैं जिसके लिए हमें जीएसटी एक्ट को अमेंड करना है, ओनली दो चेंजेस आर मेड बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन द बजट 2022। जी। तो अभी जो है जो बजट 2022 में जो चेंजेस आएंगे वो बेसिकली विल बी रिलेटेड टू जीएसटी लॉ, बिकॉज जो नोटिफिकेशन और रूल से रिलेटेड चेंजेस हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे करती जा रही है, जीएसटी काउंसिल में आ जाते हैं। जी। तो सर, ये तो बहुत ठीक बात है कि एक्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे वही चेंजेस इस समय गवर्नमेंट बजट के अंदर लेकर आने वाली है। तो सर, ऐसा कुछ है कि इंडस्ट्री की कुछ एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं कि जैसे कुछ नया हो पाएगा इस बजट में इंडस्ट्री के लिए? देखिए हरीश जी, एज फार एज विश लिस्ट इज कंसर्न्ड जी, I think the first wish list is the inclusion of 5 petroleum products into GST. जब हमारा GST लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ने कहा था जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जी, वो GST में लाए जाएंगे फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड एट ए लेटर डेट। लेकिन अभी तक वो उन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के रिजिम में नहीं लाया गया है। लेकिन सर, उसके लिए तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कंसर्न हैं। बट द टैक्सपेयर इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जो है पुरानी रिजिम में टैक्स लगता है जी, और जो टैक्स पुराने रिजिम का लगता है उसका क्रेडिट मुझे जीएसटी रिजिम में नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इट इज रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ cascading जी। तो I think the first is the government should give some roadmap, at least give some roadmap for inclusion of these 5 petroleum products into GST. Okay. Second is the negative list for availing ITC to be done away with, meaning thereby जब हमारा GST law आया उसका जो लाने का main objective था वो ये था कि there should be seamless flow of input tax credit. There should not be any tax cascading कि भाई टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो बट जब हमने ये जीएसटी लॉ को पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें भी कुछ ऐसी लिस्ट दी गई हैं जिन आइटम पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, इवन दो दीज आइटम आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लाइक मेरा एक सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है जिसमें हमारी लिस्ट दी गई है, जैसे कि अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मैं कोई फैक्ट्री बना रहा हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, मैं कोई मॉल बना रहा हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता जी, या मैं कोई प्रमोशन स्कीम करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को फ्री सैंपल देता हूँ जी, या जो है उसको एज ए गिफ्ट दे देता हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो माई क्वेश्चन विद द गवर्नमेंट इज कि जब मैं सारी चीजें अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ and all the expenditure has been incurred in the course of furtherance of business, so why ITC is not allowed on these items? कि why there is a negative list? तो meaning there पे जब when there is a negative list, it means the ultimate objective of bringing the GST law has been defeated.
because all these expenses are incurred in the course of business and debited to my profit and loss account. So I think these are the two major things which I think the government should take care. तो सर ने दो बड़ी बातें बोल दी हैं। पहली बात तो यही बोली कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, उन्हें अंदर आना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक पेच हैं जिनको लेकर के बात हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं। सरकार चाहती है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना, लेकिन ठीक है, सर ने बोला कि कम से कम एक रोड मैप तो तैयार हो ही जाए इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। इसके साथ साथ सेक्शन 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है, सर ने बोला बहुत सारे आइटम जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हैं और उन पर भी क्रेडिट हम लोगों को नहीं मिलता और वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी सरकार को टेक केयर करना चाहिए। इसके साथ साथ सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे फेक इनवॉइसेस को लेकर के मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं, तो कौन से ऐसे स्टेप उठाए सरकार कि आगे इन सब फेक प्रैक्टिस पर रोक लग जाए? ठीक है हरीश जी, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी एक केस आता है वो जो है डिपार्टमेंट उसको पब्लिसाइज करता है जी। तो ईच एंड एवरी केस इज हाईलाइटेड इन मीडिया। तो इट इज बिकमिंग लाइक दैट कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि एवरीबडी इज इशूइंग अ फेक इनवॉइसिंग। तो I would like to say no, fake invoices cases are very rare and done by very few people, and because of this the entire taxpayer is being blamed actually. जी जी। So as far as the measures are concerned, we may say the government may think of reducing the limit for e-invoices. Like presently if you see for e-invoicing the limit is 50 crores. If you are having the aggregate turnover exceeding 50 crores, then the taxpayer is required to issue the e-invoices. So the government may reduce this limit to 25 crores so that the more and more people can come into e-invoicing provision and more transparency can be brought in invoicing and e-invoicing mechanism. The second can be there can be rationalization in reverse charge mechanism provision. Like if you see right now there are apprehension in the mind of large taxpayer that if he purchase the goods from MESME, then whether the MESME will deposit the tax or not, because as per the GST law, if the supplier does not deposit the tax, in that case recipient is not eligible for ITC. तो उनके माइंड में एक अप्रीहेंशन रहता है कि भाई इसने टैक्स जमा कराया नहीं कराया, और एट ए लेटर डेट अगर ये निकल के आया कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया तो जो मेरा ITC है वो डिनाई हो जाएगा। तो इस केस में भी सरकार ये कर सकती है कि जो दे कैन ब्रिंग सम प्रोविजन वेयर इन द सप्लाईज फ्रॉम स्मॉल सप्लायर्स अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड कैन बी ब्रॉट अंडर रिवर्स चार्ज। मीनिंग देयर बाय जो लार्ज रिसिपिएंट है वो रिवर्स चार्ज में स्मॉल सप्लायर्स का टैक्स जमा कराएं अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, सो दैट कि जो उनको एक दिक्कत आ रही है कि भाई कि स्मॉल सप्लायर टैक्स जमा नहीं कराते हैं, उनके साथ गुड्स नहीं खरीदेंगे, या हाउ टू इंश्योर कि दे हैव पेड द टैक्स, दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। लाइक आपको खुद पता ही है कि जैसे कि 1 जनवरी 2020 से एक हमारा नया प्रोविजन भी आया है कि अगर क्रेडिट आप रिसिपिएंट के GST 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है जी, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज MESME अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा या टैक्स नहीं जमा करा पा रहा, तो डेफिनेटली वो रिसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट कैन थिंक ऑफ कि भाई इसको हम रिवर्स चार्ज में ले आएँ, सो दैट MESME का कंप्लायंस बर्डन तो कम होगा ही, and at the same time the industry will not face problem ki whether MSME has deposited the tax or not, and they can deposit the tax under reverse charge mechanism and avail the input tax credit. सर मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ये 2B पहले 2A के अकॉर्डिंगली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाता था, फिर 2B के अकॉर्डिंग लेने लगे, प्रोविजनल क्रेडिट को ख़त्म कर दिया गया। तो एक छोटा जो मार्जिनल टैक्स पेयर है, कई बार क्या होता है उससे मिस हो जाते हैं कंप्लायंस,
तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो नेक्स्ट पर्सन है जिसको उसने माल बेचा है उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता और उसे जमा कराना पड़ता है उस महीने में। वो अलग बात है कि 2B में जब नेक्स्ट मंथ में आता है तब उसे उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी इस समय इंडस्ट्री में आ रही है। तो इस सब को लेकर के आपने बहुत ही अच्छा ये सजेशन दिया कि एटलीस्ट आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चले जाइए और वहाँ जाकर के इसको गवर्नमेंट इज फ्री टू डिसाइड एनी थ्रेशोल्ड up to how much threshold the supplier will be covered under this scheme। जी हाँ, वो कर सकते हैं। तो सर आपको कहाँ पर ऐसी कमियां नज़र आती हैं इस जीएसटी में कि गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाने चाहिए, जहाँ पर आपको लगता है वो कौन से एरिया आपको लगता है कि जीएसटी में इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? ठीक है हरीश जी, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज आर देयर इन जीएसटी वेयर सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स आर देयर। टू नेम ए फ्यू, लाइक मैं 2 एग्जांपल लूंगा आपके आगे। जैसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ ओशियन फ्रेट। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर इन केस ऑफ ओशियन फ्रेट जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ द ओशियन फ्रेट। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ डबल टैक्सेशन। जब कहता है ऑन CIF वैल्यू, फिर बाद में जब वो गुड्स उसकी फैक्ट्री में आ जाते हैं तब वो रिवर्स चार्ज में उस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराता है। तो इस केस में डबल टैक्सेशन हो रहा है और एट द सेम टाइम दैट बिजनेसमैन आल्सो रिक्वायर द लार्ज वर्किंग कैपिटल अमाउंट, बिकॉज पहले वो जो है कस्टम्स में क्लियर कराने के टाइम पे दे रहा है, फिर वो रिवर्स चार्ज में दे रहा है, तो उसका जो है वर्किंग कैपिटल भी इसमें ब्लॉक हो रहा है। जी जी। एंड फर्दर मोर ये जो लेवी है दैट हैज बीन ऑलरेडी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ मोहित मिनरल केस बाय द गुजरात हाई कोर्ट। जी जी। तो इन माय व्यू द गवर्नमेंट instead of going into the litigation should clarify the issue and should stop the double taxation. So this is the first very important issue, because if you see in any manufacturing setup, everybody is struggling with this point. The second can be, there should be a parity in the interest rate charged by the government and given by the government. Like if I want to get the refund from the government, they give me 6% interest, and when I delay the payment of tax to the government, they charge 18%. So why there is disparity? नहीं सर, ये डिस्पैरिटी तो जीएसटी में भी है, इनकम टैक्स में भी है, इसको लेकर तो इशू नहीं। The government should bring some parity and make the rate equal. बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। Yes. तो ये बात तो बिल्कुल गवर्नमेंट को नोट करनी चाहिए कि जिस समय आप इंटरेस्ट ले रहे हो उस समय आप 18% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो हम लोगों से, और जिस समय आप इंटरेस्ट रिफंड पर देते हो उस समय आप जीएसटी में 6% देते हो, और इनकम टैक्स में तो आपका रिफंड पर इंटरेस्ट और भी बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट होता है। I think 6 ही है उसमें। हाँ, तो ये बात तो गवर्नमेंट को नोट करना जरूरी है। हालांकि कल 1 फरवरी 2022 को बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना बजट पेश करने वाली हैं 11 बजे, और हम लोगों की आप लोगों के साथ में लाइव चर्चा चलती रहेगी। सर के जैसे इशू रहे जीएसटी को लेकर के, सर ने बहुत अच्छी बात हमारे साथ साझा की है। बहुत सारे ऐसे अनटच्ड एरिया जिन पर हम लोगों की नज़र नहीं पड़ी थी, ओशन फ्रेट को लेकर के या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर के, उन पर टेक्निकल बातें सर ने हमें बताई हैं कि जीएसटी में कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है और कहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर और बहुत सारी बातें। तो सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को इतना मार्गदर्शन दिया, और हम आपके साथ में फिर मिलेंगे कल लाइव बजट में, हम आपके साथ में मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश।